वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आइल्स रीडिंग एग्जाम की। इफ़ दिस इज़ समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन, कीप ऑन वॉचिंग। आइल्स रीडिंग इज़ बेसिकली अ 60-minute एग्जाम जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं। आइल्स एकेडमिक और आइल्स जनरल की रीडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि आइल्स एकेडमिक में आपके पास 3 लॉन्ग पैसेजेस होते हैं जिनके आपने आंसर करने होते हैं, और आइल्स जर्नल में आपके पास 5 शॉर्ट पैसेज होते हैं जिनके आंसर करने होते हैं। एकेडमिक में डेफिनेटली जो टॉपिक होते हैं वो नॉर्मली एकेडमिक रिलेटेड या साइंटिफिक आर्टिकल्स होते हैं, और जर्नल में नॉर्मली एड्स या कोई रैंडम टॉपिक्स होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों में सेम होते हैं, और टाइम ड्यूरेशन भी दोनों का सिमिलर होता है। आइल्स रीडिंग एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको कंसिडर करनी है वो ये कि जब आप पैसेजेस देखें आप रिलैक्स रहें, यू डोंट हैव टू वरी। सबसे आसान अगर कोई आइल्स का मॉड्यूल है वो रीडिंग है, बिकॉज यू नो कि आंसर उसके अंदर मौजूद है। यू नो, जैसे आप लिसनिंग एग्जाम दे रहे होते हैं, अगर आप मिस कर देते हैं तो आपको पता है कि वो आंसर जा चुका है एंड देयर इज़ नो वे दैट यू कैन फिल इट अप और यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। लेकिन रीडिंग में आपके पास ये बेनिफिट होता है कि वो रीडिंग में पैसेजेस आपके पास होते हैं एंड यू कैन गो थ्रू देम एंड यू कैन फिगर आउट व्हाट द आंसर इज। सो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ। फर्स्ट स्टेप इज टू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ, रिलैक्स and do not waste extra time rechecking the answer. अब ये एक मिस्टेक है जो मुझे लगता है कि मैंने अपने एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा दफ़ा की है, वो ये कि अगर मैं एक पैसेज के आंसर्स ढूंढ लेती हूँ, आई कीप ऑन रीचेकिंग दैट। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड एंड दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग इट फर्स्ट, कि अगर आप एक पैसेज के आंसर्स निकाल लेते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट पैसेज, और आखिर में आपके पास अगर टाइम बचे यू कैन कम बैक एंड यू कैन रीचेक, बट डोंट स्टार्ट रीचेकिंग, बिकॉज आप इतने ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं उस टाइम पे, आपको लगता है कि अगर आपने 20 मिनट्स एक पैसेज के लिए या 15 मिनट्स फर्स्ट पैसेज के लिए डिसाइड किए हैं तो आप उतना ही टाइम उसको दें, बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू सेव दैट टाइम एंड यूज़ इट फॉर द अदर पैसेजेस एज वेल। नॉर्मली रीडिंग से रिलेटेड सबसे ईजी टिप यही होती है कि आप स्किमिंग करें और आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पैसेज को रीड ना करें, या आप उसकी ट्रांसलेशन में मत जाएं। लेकिन आई बिलीव कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस रीड करने चाहिए ताकि आपको आइडिया हो कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको पैसेज में ढूंढना। रीडिंग मॉड्यूल में एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे क्वेश्चंस एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। दैट मीन्स कि आंसर उनके सीक्वेंस में मौजूद होते हैं पैसेज में। सो इट बिकम्स अ लॉट ईजियर कि आप पैसेज रीड करते हैं, क्वेश्चन का आंसर करते हैं, नेक्स्ट पैसेज रीड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं, इट बिकम्स अ लॉट ईजियर। लेकिन कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं रीडिंग एग्जाम में जिनका आंसर ऑर्गेनाइज नहीं होता या सीक्वेंस में नहीं होता, और वो हैपहैज़र्डली आपको ढूंढना पड़ता है थ्रू आउट द पैसेज। सेकेंड टिप दैट आई लाइक टू मेंशन इज़ कि अगर कोई डिफिकल्ट स्टेटमेंट आती है या कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं आता, लीव दैट। देयर इज़ हाई चांस दैट वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है एंड दैट इज़ इरेलेवेंट टू द आंसर। आई ऑलवेज से दैट आइल्स एग्जाम आपकी लैंग्वेज कैपेबिलिटी से ज़्यादा आपकी स्मार्टनेस चेक करता है। सो इट्स आई हैव ऑलवेज सीन दिस कि जो स्टेटमेंट्स थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई होती है, आंसर इज़ नेवर इन दैट। सो अगर कुछ ऐसी स्टेटमेंट आती है, लेट इट बी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ट्राइंग टू एनालाइज दैट और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट स्टेटमेंट। When you start answering your questions, you need to make sure that you read the question as well. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम इंस्ट्रक्शन रीड नहीं करते हैं क्वेश्चन की और हम उसको आंसर करने लग जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इट नीड्स टू बी 1 word आंसर, 2 word और 3 word. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू रीड द क्वेश्चन एंड यू आर आंसरिंग अकॉर्डिंग टू दैट। स्पेलिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आंसरिंग के लिए और आपके मार्क्स के लिए, सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक्स विद द स्पेलिंग्स एज वेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको बहुत हेल्प करती है आपके रीडिंग एग्जाम में, वो है अंडरलाइनिंग एंड हाईलाइटिंग। अंडरलाइन आप तब करते हैं अगर आप पेपर एग्जाम दे रहे हैं, और अगर आप कंप्यूटर एग्जाम दे रहे हैं तो इट गिव्स यू एन ऑप्शन टू हाईलाइट। तो अगर कोई भी नंबर, कोई भी डेट, कोई भी नाम और कोई भी कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं कि किसी पैसेज में है, यू शुड अंडरलाइन इट देयर एंड देन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू दैट। एक और चीज़ जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अवर आइल्स एग्ज़ाम, स्पेसिफिकली अवर आइल्स रीडिंग एग्ज़ाम, इज़ दैट आप जब प्रैक्टिस करें तो वो आइल्स के प्रॉपर मटेरियल से हो। इट्स नॉट अबाउट रैंडमली रीडिंग आर्टिकल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड देन ट्राइंग टू प्रैक्टिस इट, बिकॉज इट विल नॉट गिव यू एनी बेनिफिट, इट विल एक्चुअली वेस्ट योर टाइम। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, प्रैक्टिस ऑन द एक्चुअल प्रैक्टिस मटीरियल दैट इज़ अवेलेबल। आप आइल्स की ऑफिशियल बुक्स यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरनेट पर काफ़ी सारे रीडिंग पैसेजेस हैं वो निकाल सकते हैं, बिकॉज इट गिव्स यू आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपने किस तरह से आंसर करने हैं। Now as I said कि most of the questions will be in order in the passage, लेकिन कुछ ऐसे questions हैं जो कि order में नहीं होते और उनके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना होता है कि आप उनका आंसर कैसे पैसेज में से निकालेंगे। और उन questions में मैचिंग headings, मैचिंग paragraphs और मैचिंग information included है।
Skimming and scanning is the technique that they always say to use in your reading exam. So I would also stress on that कि आप पैसेज को बहुत ज़्यादा डिटेल में रीड नहीं करें, स्किम करें और स्कैन करें. अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है या आपको लग रहा है कि यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट दैट, डू नॉट ट्रांसफर इट एंड यू शुड मेक इट एज टू बी रिव्यूड लेटर, या आप उसे किसी भी तरह मार्क कर लें और आप दोबारा उस पर आएँ और उसको आंसर करें इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट क्वेश्चन. नॉर्मली अगर हम सीक्वेंस में बात करें तो फर्स्ट पैसेज नॉर्मली ईजीएस्ट होता है और लास्ट पैसेज हैज़ द मोस्ट डिफ़िकल्टी. तो आपको हमेशा फर्स्ट पैसेज से स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज फर्स्ट पैसेज विल टेक लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम as compared to the last passage which will take most of the time. So you should save most of the time for the last passage and for the questions which are not coming in order, like matching the headings or matching the information. Personally मुझे एक type of question जो बहुत मुश्किल लगता है वो है yes, no, not given और true, false और not given. अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि जब आप क्वेश्चंस के आंसर निकाल रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका शॉर्ट आपको पता है कि ये गिवन है, राइट, सो आप उनको तो ट्रू लिख रहे हैं, बाकी जो फॉल्स है उनको भी आपने फॉल्स लिख दिया है, लेकिन लास्टली कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनमें आप श्योर नहीं होते कि वो नॉट गिवन है या वो फॉल्स है. सो उसके लिए टिप ये है कि ऑलवेज यूज़ ऑल ऑफ द ऑप्शंस. दैट मीन्स कि अगर आपकी दो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, दो स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, तो एक स्टेटमेंट नॉट गिवन होगी क्योंकि आपको तीनों ऑप्शंस यूज़ करनी है. अब अगर आपके पैसेज में कुछ ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जिसके वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं पता, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप स्ट्रक्चर को, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें और उसके थ्रू आप आंसर करने की कोशिश करें. सेंटेंस स्ट्रक्चर से या फिर स्पेसिफिक वर्ड से आपको आंसर लोकेट करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है. नॉर्मली ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको पता नहीं होता या बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको पता नहीं होता अनलेस योर इंग्लिश इज़ वेरी एडवांस्ड. सो मेक श्योर कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें और आपने अंडरलाइन किए हुए हो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, हेडिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स. एक चीज़ जो कि मैंने नोटिस की है वाइल डूइंग अ लॉट ऑफ रीडिंग एग्जाम्स वो ये कि जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी होती है या बहुत लेंदी या लॉन्ग स्टेटमेंट्स होती हैं, उनमें कभी भी आंसर नहीं होता. आंसर इज़ वेरी सिंपली पुट अप इन द पैसेज, यू जस्ट हैव टू फिगर इट आउट कि वो आंसर है कहाँ पे. So don't confuse or don't overwhelm yourself by reading and trying to understand the complicated sentences and complex words, because it will not only cause confusion but you will also lose your focus. और रीडिंग एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि आपको जहन में रखनी है वो फोकस है. यू नीड टू बी फोकस्ड. आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है एंड इट गेट्स वेरी ओवरवेलमिंग व्हेन यू नो दैट द आंसर इज आउट देयर इन द पैसेज एंड आप उसको बार बार रीड कर रहे होते हैं एंड यू गेट ओवरवेल्म्ड एंड इट्स हार्ड फॉर यू टू गेट द आंसर्स. Now I'll be discussing some of the true, false and not given statements with you, and we'll see how we can analyze that and how we can get our answers. Okay, so the first question is, international trading rate is increasing at the greater rate than the world's economy. So ये statement हमने देखनी है कि ये true है, false है या ये not given है. So let's read the passage. International trade is going at a startling pace while in the global economy has been expanding at a bit over 3% a year. The volume of the trade has been rising in a compound annual rate of about twice that. अब अगर इसमें हम अपनी last statement देते हैं which says that the volume of the trade has been rising at a compound annual rate of about twice that, so it tells us that it is true because the rate is increasing at a greater rate than the world's economy. So this statement is true. Okay, so moving on to our next statement, which is cheap labor guarantees effective trade conditions. Let's see if it is true, false or not given. Let's go to the passage. Goods, once they have been made, are assumed to move instantly and at no cost from place to place. The real world, however, is full of frictions. Cheap labor may make Chinese clothing competitive in America, but it delays in shipment, tie up working capital, and causes winter coats to arrive in spring. Trade may lose its advantages. So here they've not clearly stated the statement that they have asked in the question, which says cheap labor guarantees effective trade conditions, but in the last statement it says that trade may lose its advantages. So it is kind of the same way that cheap labor guarantees effective trade condition, false, because it is making trade lose its advantages. Okay, so the next statement we have is Japan imports more meat and steel than France. Now if we look into the passage, it says international commerce therefore have dominated the raw materials such as wheat, wood and iron ore, or processed commodities such as meat and steel, but these sorts of products are heavy and bulky and cost of transporting them relatively high.
Now, if you see this, they have not mentioned anything regarding Japan importing more meat and steel. So that means that this statement is clearly not given. इस तरह के क्वेश्चन आंसर करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि कंसिडर करनी चाहिए वो ये कि जब हम नॉट गिवन सेलेक्ट कर रहे होते हैं दैट मीन्स कि वो पैसेज में कहीं भी नॉट गिवन है. नॉर्मली हम थोड़ा सा ओवरवेल्म हो जाते हैं कि मे बी ये इस पैराग्राफ में नहीं है, मे बी द आंसर इज इन अनदर पैराग्राफ, और हम उसको राइट एंड रॉन्ग सेलेक्ट नहीं सही करें. बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो वर्ड्स उसमें यूज़ हुए हुए होते हैं वो वर्ड्स जिस पैराग्राफ में यूज़ हुए हुए हैं उसी में ही आंसर होता है, और अगर उसमें उससे रिलेटेड कोई बात नहीं हुई दैट मीन्स इट इज़ ऑलवेज नॉट गिवन. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ द पैसेज कि किसी और पैराग्राफ में आंसर हो सकता है. नो, इट विल ऑलवेज बी इन द पैराग्राफ इन विच द वर्ड्स दैट केम इन द क्वेश्चन आर यूज्ड. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is most countries continue to prefer the trade with nearby nations. Again, if we go to the passage, countries still trade disproportionately with the geographic neighbor. So again, first line में ही हमें आंसर मिल गया है कि it is true. ये थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज जो वर्ड्स वो नॉर्मली क्वेश्चन में पूछते हैं अक्सर उसी तरह से क्वेश्चन या स्टेटमेंट नहीं होती पैसेज में. नॉर्मली वो सिनोनिम्स यूज़ कर लेंगे या फिर वो क्वेश्चन पैराफ्रेज्ड होगा. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट कि उसने क्या पूछा हुआ है. नेक्स्ट इज small computer components are manufactured in Germany. Now in the passage it says to see how this influences trade, consider the business of making disk drives for computer. Most of the world's disk drives manufacturing is concentrated in Southeast Asia. Now here they have used the word of disk drives, लेकिन statement में उन्होंने small computer components का पूछा हुआ है. So it clearly tells you that okay, information about small computer components is not given. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप बाकी पैसेजेस में देखें कि स्मॉल कंप्यूटर कंपोनेंट्स का वर्ड किस पैराग्राफ में यूज़ हुआ है. अगर किसी में नहीं यूज़ हुआ दैट मीन्स कि यही पैराग्राफ है जिसमें वो कंप्यूटर की बात कर रहा है एंड द आंसर इज डेफिनेटली नॉट गिवन. ओके, सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी प्रैक्टिस्ड आंसरिंग. आई होप इट वाज हेल्पफुल. इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, डू नॉट forget to reach out to me. Do not forget to subscribe, like and share this video, and thank you for watching.